Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 24th April 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of March 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about net neutrality and data privacy. The ideas discussed in this article is important from our syllabus paper 4 Indian economy segment point of view. So this article is about the recent deal between Facebook subsidiary WhatsApp and Reliance Jio. We had already discussed this article in yesterday's newspaper analysis, where I told you that Facebook has invested about 46,000 crores in Reliance Jio platform, and it has bought about 9.99% shares of Reliance Jio. And now these two brands, Facebook and Jio, have announced that together they will work towards upgradation of JioMart. JioMart एक तरह का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है. जिस तरह के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट, अमेजन, उसी तरह का एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म रिलायंस इंडस्ट्रीज के सब्सिडरी जियो ने लॉन्च किया था इन जनवरी 2020. अभी ये पूरी तरह से फंक्शनल होना भी बाकी है. तो JioMart को अपग्रेड करने के डायरेक्शन में काम करेंगे WhatsApp और Jio. This is the prime objective of this union of these two big giant companies. So JioMart पोर्टल को ये बिल्ड करेंगे और इस JioMart पोर्टल की मदद से they have announced that about 3 crore kirana shops will be connected with the consumers in our country to facilitate hassle-free home delivery of provisional items. तो इस जियो पोर्टल का काम मैंने कल ही आपसे डिस्कस किया था. इसका ऑब्जेक्टिव होगा इस JioMart पोर्टल का कि जो भी हमारे इंडिया के अंदर किराना शॉप हैं उनको हाउस होल्ड से कनेक्ट किया जाए, ताकि हाउस होल्ड्स में डेली यूज के आइटम्स को हैसल फ्री तरीके से ऑनलाइन ऑर्डर पे सप्लाई कराया जा सके. सो इन दिस डायरेक्शन JioMart विल वर्क. सो इसके बेनिफिट्स कल ही हमने डिस्कस कर लिए थे ब्रीफली. आई टोल्ड यू दैट इट विल हेल्प इन मेकिंग द सप्लाई चेन मोर एफिशिएंट. बहुत ही हैसल फ्री तरीके से, कन्वीनियंट तरीके से हम घर बैठे बैठे हमारी जो डेली यूज के आइटम्स है उसको हम ऑर्डर कर पाएंगे, और जो भी हमारे किराना स्टोर्स हैं आसपास में वहाँ से हमें वो डिलीवरी मिल जाएगी. So no doubt it will help in bringing convenience to our life. It will help in creation of new employment. इस तरह का प्लेटफॉर्म हाल फिलहाल में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ऐसे प्लेटफॉर्म की इन द पीरियड ऑफ लॉकडाउन. नेवरदलेस अभी ये नहीं है, बट इन फ्यूचर वंस इट बिकम्स फंक्शनल, नो डाउट इट विल ब्रिंग कन्वीनियंस इन आवर लाइफ. लेकिन इस JioMart पोर्टल से रिलेटेड कुछ एप्रीहेंशंस भी निकल के आ रहे हैं कि जब फेसबुक और रिलायंस इंडस्ट्री जैसे दो बड़ी कंपनियां एक साथ आएंगी और एक इस तरह का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमारे कंट्री में लॉन्च करेंगी, तो उससे कुछ चैलेंजेस इमर्ज हो करके आ सकते हैं. सो देयर आर सम चैलेंजेस ऑल्सो, फ्यूचर possible challenges, apprehensions as a result of this union of these two big giant companies. तो कुछ challenges भी ज़रा समझते हैं. पहला challenge है the monopolistic control of Jio. आप सबको पता है कि जियो की एंट्री के बाद बहुत सारे ऐसे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स थे जो शट डाउन हो गए बिकॉज ऑफ द प्रीडेटरी प्राइसिंग ऑफ जियो. जियो ने तो कई टाइम तक बिल्कुल फ्री में डेटा प्रोवाइड किया, फ्री में कॉलिंग प्रोवाइड की. तो इस तरह की प्रीडेटरी एग्रेसिव प्राइसिंग को बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स झेल नहीं पाए, और बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जो पहले हुआ करती थी जैसे आइडिया वगैरह, वो सारी की सारी कंपनियां सोल आउट हो गई. तो the point is that Jio already has gained a huge chunk of market in telecom sector, और उसके कारण से बस अब दो मेजर कॉम्पिटिटर्स बच गए हैं ऑफ Jio in telecom sector. they are Vodafone and Airtel. उसके अलावा ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ओन्ड BSNL जरूर है, बट दैट इज़ नो वेयर इन कॉम्पिटिशन विद दीज थ्री बिग जाइंट्स एज फार एज मार्केट शेयर इज़ कंसर्न्ड. अब ऐसा एप्रीहेंशन है कि इस मेजर डील के बाद जियो विल बिकम मोर डोमिनेंट, और कोई एक
कंपनी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में जब डोमिनेट हो जाती है, देन दैट अल्टीमेटली लीड्स टू मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ऑफ दैट कंपनी इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। और एक बार किसी भी कंपनी का मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल हो जाता है किसी भी सेक्टर में, तो नेचुरली कस्टमर्स के या कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट हैं वो हैम्पर होते हैं। Competition in market always helps in bringing good product and good service to the customers, but once competition is gone, once one company has gained monopolistic control, then the consumer interest is hampered। आज हमें जियो काफ़ी सस्ते दामों पे सारे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कॉलिंग सर्विसेज या डेटा सर्विसेज, लेकिन एक बार अगर इसका मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल हो गया तो हो सकता है कि वो प्राइसेस को एग्रेसिवली बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दे, और वैसे टाइम में वी कंज्यूमर्स विल बी एट लॉस। तो हर एक सेगमेंट में थोड़ी बहुत कंपटीशन बनी रहनी चाहिए, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ सच ए बिग डील इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको काफ़ी सारा लॉस होगा, एंड इट इज़ ऑल्सो एप्रीहेंडेड कि जियो एक तरह का मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल डेवलप कर ले इन टेलीकॉम सेक्टर मार्केट। जो दूसरा चैलेंज है या दूसरा एप्रीहेंशन है दैट इज़ रिगार्डिंग नेट न्यूट्रलिटी नॉर्म्स माइट गेट वायलेटेड, और जो तीसरा चैलेंज है वो है डाटा प्राइवेसी माइट गेट ब्रीच्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अमलगेशन बिटवीन दीज टू बिग जायंट्स। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, नेट न्यूट्रलिटी और डाटा प्राइवेसी, इनको ज़रा सा डिटेल में समझते हैं। सो पहले नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट समझते हैं। नेट न्यूट्रलिटी इज़ द प्रिंसिपल दैट Internet service providers must treat all internet communication equally and not discriminate or charge differently based on user content, website, platform, application or whatsoever। नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट सरल शब्दों में इसका मतलब है कि जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे एयरटेल है या जियो है, तो ये लोग जो भी डेटा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें वो कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करें कि अगर आप फ्लिपकार्ट का वेबसाइट चेक कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कम चार्ज किया जाएगा, अगर आप अमेजन का चेक कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। अगर इस तरह की पॉलिसी अगर कोई डेटा सर्विस प्रोवाइडर अपनाता है तो उसको हम कहते हैं कि वो नेट न्यूट्रलिटी को वायलेट कर रहा है। डेटा सर्विस प्रोवाइडर से उम्मीद की जाती है कि वो न्यूट्रल रहे, उसको डेटा प्रोवाइड करना है। अब वो डेटा भले यूजर किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऐप के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल करे। नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट मैं एग्जाम्पल की मदद से फिर समझाता हूँ, इससे आपको और बेहतर समझ आएगा। एयरटेल जीरो एक प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था 2015 में, जिसको पाया गया दैट इट वाज वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी, और इस कारण से इसको टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बंद कर दिया था। तो एयरटेल जीरो प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्यों इसको नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल का वायलेशन में पाया गया वो भी समझते हैं। तो एयरटेल जीरो एक प्लेटफॉर्म जैसा कि मैंने आपको बताया वो 2015 में एयरटेल ने लॉन्च किया था, और उसके हिसाब से एयरटेल ने कई सारी कंपनियों के साथ एक कोलैबोरेशन सेट किया था, जिसमें फॉर एग्जांपल एक फ्लिपकार्ट भी एक कंपनी थी। तो इस कोलैबोरेशन के हिसाब से अब अगर आप एयरटेल डेटा का इस्तेमाल करके अगर आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे एक्सेस कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, तो आपका कोई भी डेटा कंज्यूम नहीं होगा। मतलब आपको फ्लिपकार्ट की साइट्स को एक्सेस करने के लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा, आपका कोई भी डेटा कंज्यूम नहीं होगा। और इसके लिए फ्लिपकार्ट ने डायरेक्ट पैसा देने का प्रॉमिस किया या कमिटमेंट किया टू एयरटेल। तो इस तरह का एक अरेंजमेंट कर लिया एयरटेल ने कई सारी कंपनियों के साथ, कई सारे एप्लीकेशन के साथ, ऐप्स के साथ, कि आप हमें पैसा दे दो डायरेक्टली, और फिर अब आपका जो ऐप है अगर कोई कंज्यूमर उसको एक्सेस करता है तो उससे हम चार्ज नहीं करेंगे। तो नेचुरली ये सारी कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां हैं, इन्होंने पैसा दे दिया एयरटेल को कि अगर एक बार कंज्यूमर इनके वेबसाइट्स पे आएगा और उसको फ्रीली ये सारी वेबसाइट्स अवेलेबल होंगी तो हो सकता है कि वहाँ से ज़्यादा शॉपिंग करे और इनके बिजनेस को फ़ायदा हो। तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बना दिया एयरटेल ने, जिसका नाम रखा एयरटेल जीरो, जिसमें उसने कई सारे इस तरह के एप्लीकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म से कोलैबोरेशन किया। उसमें फ्लिपकार्ट भी था। इट इज़ रियल एग्जांपल, फ्लिपकार्ट वाज एक्टिंग इन कोलैबोरेशन विद एयरटेल जीरो। तो सरल शब्दों में अगर आप फ्लिपकार्ट के ऐप पे जाते हैं, उसके वेबसाइट पे जाते हैं, तो आपको कोई डेटा आपका कंज्यूम नहीं होता, लेकिन उसी का कॉम्पिटिटर मान लो स्नैपडील के आप वेबसाइट पे जाएं या ऐप पे जाएं तो आपका डेटा कंज्यूम होता। तो इसको
नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल के वायलेशन में पाया गया कि एक तरफ आप एक पर्टिकुलर डेटा को फ्रीली अवेलेबल करा रहे हैं, जबकि दूसरे तरफ उस एक डेटा पे आप चार्ज ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं. सो दिस वाज फाउंड एज वायलेशन ऑफ नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल बाय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको मैं बता दूं, रेगुलेटर है टेलीकॉम सेक्टर का हमारी कंट्री में. टेलीकॉम सेक्टर के अंदर टेलीकॉम कंपनियां किस तरीके से अपने बिजनेस को कंडक्ट करेंगी, उसके लिए जो बेसिक नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो यही ऑर्गेनाइजेशन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाता है. और उसने कहा कि एयरटेल का ये जो कॉन्सेप्ट है, एयरटेल जीरो, दैट इज़ इन वायलेशन ऑफ नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल एंड दैट इज़ वाई इट शुड बी बैंड. और एयरटेल जीरो को बैन कर दिया गया. तो एक बार ज़रा समझते हैं कि आखिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेट न्यूट्रलिटी को क्यों फेवर किया. देखो, उससे पहले नेट न्यूट्रलिटी को लेकर के हमारे देश में कोई क्लियर कट नॉर्म्स थे नहीं कि हमारे देश में नेट न्यूट्रलिटी फॉलो होगा कि नहीं होगा. लेकिन 2015 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वाइट पेपर पब्लिश करके प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन रिलीज़ किया कि हमारे देश में अब नेट न्यूट्रलिटी फॉलो होगा. मतलब हमारे यहाँ के जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट को प्रॉपर बेनिफिट नहीं दे सकते. दे कैन नॉट गिव अ प्रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऐप और वेबसाइट. तो ये है, देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ नेट न्यूट्रलिटी का. इस फिगर की मदद से फिर समझते हैं. नेट न्यूट्रलिटी में हर तरह के डेटास को प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, किसी को भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा. यानी कि कोई ट्रैफिक नहीं किसी भी डेटा को. भले आप अमेजन यूज़ करो, आप फ्लिपकार्ट यूज़ करो, आप स्नैपडील यूज़ करो, आप जितना डेटा यूज़ करोगे, 100 MB डेटा यूज़ करोगे स्नैपडील के लिए तो भी उतना ही कॉस्ट होगा, 100 MB डेटा यूज़ करोगे फ्लिपकार्ट के लिए तो भी आपके लिए कॉस्ट उतना नहीं होगा. जबकि ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इस फिगर की मदद से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, द कॉन्सेप्ट वेयर नेट न्यूट्रलिटी इज वायलेटेड, जहां पे कुछ एक कंपनियों के वेबसाइट को यूज करने के लिए कम कॉस्ट लिया जाता है या बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है, जबकि कुछ एक कंपनियों के वेबसाइट को यूज करने के लिए ज़्यादा चार्ज किया जाता है. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वायलेशन ऑफ नेट न्यूट्रलिटी. अब समझते हैं कि आखिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेट न्यूट्रलिटी को फेवर क्यों किया. तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मानना है कि इंटरनेट प्रोवाइड्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर न्यू स्टार्टअप कंपनीज. इंटरनेट की मदद से नई स्टार्टअप कंपनीज आकर के कॉम्पीट करती हैं मार्केट के अंदर. इंटरनेट के बेसिस पे, इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे वो आकर के अपना प्रोडक्ट्स बेचती हैं. तो इंटरनेट एक बढ़िया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है नए बिजनेसेस को कम अप करने के लिए. और अगर नेट न्यूट्रलिटी का प्रिंसिपल नहीं फॉलो किया गया तो जो बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज टेक कंपनीज हैं, वो तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कोलैबोरेट कर लेंगी. और जब वो कोलैबोरेट कर लेंगी तो जो नए स्टार्टअप्स हैं उनके लिए अब बिजनेस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. एंड इट विल बिकम डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर. इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कम अप. फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. फ्लिपकार्ट एक बड़ी कंपनी हो चुकी थी 2015 तक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे. और अब फ्लिपकार्ट ने एयरटेल के साथ मान लो कोलैबोरेशन कर लिया और अब फ्लिपकार्ट के ऐप को, प्लेटफॉर्म को एयरटेल प्रमोट कर रहा है. उसको एक्सेस करने के लिए उसने फ्री डेटा अवेलेबल कराना शुरू कर दिया. तो अब कोई नई ई कॉमर्स कंपनी अगर आती तो नेचुरली लोग उसके तरफ नहीं जाते, क्योंकि फ्लिपकार्ट का तो वेबसाइट ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है, जबकि नई कंपनी के वेबसाइट पे आपको जाने के लिए डेटा के लिए चार्ज पे करना पड़ता. तो नेचुरली इट वुड पुट द न्यू स्टार्टअप्स एट डिसएडवांटेजियस पोजीशन. And that is why it was found to be discriminatory in nature, and that is why Telecom Regulatory Authority of India favored net neutrality, because internet is a provider of level playing field, and with help of level playing field new entrepreneurs, new startup companies can come up. They can bring second and third generation of entrepreneurs. They can generate more employment. लेकिन कुछ क्रिटिक्स भी हैं नेट न्यूट्रलिटी को, जो कहते हैं कि नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट इंडिया जैसे कंट्री के लिए सूटेबल नहीं है. तो वो भी ज़रा समझते हैं. देखो, इंडिया एक पुअर कंट्री है एंड वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ डिजिटल डिवाइड. अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोन का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन डेटा एक्सेसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि डेटा के लिए अभी भी हमें कॉस्ट पे करना पड़ता है. सो internet accessibility still is a problem in our country, and considering the digital divide in our country, considering the level of poverty in our country, अगर कुछ एक कंपनियां
इसके क्रिटिक्स कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी के, कुछ एक कंपनियां कुछ एक प्लेटफॉर्म्स फ्री में प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही हैं, देन दिस शुड बी सपोर्टेड, क्योंकि इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग ओवरऑल पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट इन आवर कंट्री, इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग डिजिटल डिवाइड टू सर्टेन एक्सटेंट। तो इसको सपोर्ट करना चाहिए हमारे जैसे देश में, जहाँ पे लोगों के पास डेटा को के लिए पे करने के लिए पैसे कम हैं। वैसे हालात में अगर इस तरह की कंपनियां आ रही हैं जो फ्री में कुछ एक सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, कुछ एक ऐप की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, दैट शुड बी फेवर्ड, दैट विल हेल्प इन प्रमोटिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन आवर कंट्री। दूसरा, नेट न्यूट्रलिटी की मदद से कुछ एक कंपनियों को टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को भी फ़ायदा हो जाता। आपको पता है जैसे कि अगर एयरटेल जियो इस तरह का प्लेटफॉर्म लेकर के आया था तो एयरटेल को कुछ एक फ़ायदा हो जाता। आज के टाइम में टेलीकॉम कंपनियां बहुत स्ट्रगल कर रही हैं एज फार एज देयर प्रॉफिट इज़ कंसर्न, और इस कारण से वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अगर एयरटेल जियो जैसे प्लेटफॉर्म्स को अगर अलाउ कर दिया जाता तो एयरटेल जैसे जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, दे कुड हैव गॉट सम रिसोर्स टू इन्वेस्ट, एंड इन दैट वे देयर कुड हैव बीन सम इन्वेस्टमेंट इन द टेलीकॉम सेक्टर दैट वुड हैव हेल्प्ड इन अपग्रेडेशन ऑफ टेलीकॉम सेक्टर एंड टेलीकॉम सर्विसेज इन आवर कंट्री। उसके अलावा सम ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ नेट न्यूट्रलिटी ऑल्सो से दैट नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करने के कारण ही इतने सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं जो लोगों को हम अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। कई सारे ई सर्विसेज भारत सरकार ने या स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलाउ किए हैं, जैसे कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, वो सब कुछ ऑनलाइन बन सकता है, लेकिन उन सब के लिए आपको इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी होनी ज़रूरत है। द पॉइंट इज़ दैट डिजिटल इंडिया इज़ इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ प्रमोटिंग द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज through digital mode, but digital mode में delivery of services is possible only when people have internet accessibility, but over emphasis on net neutrality is hampering इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी टू द पीपल। अगर हम नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को इतना रिजिड तरीके से इम्प्लीमेंट ना करें, अगर हम कुछ एक टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स को अलाउ करें कि आप हमारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स को फ्रीली अवेलेबल कराएं लोगों को, और उसके बदले में भारत सरकार डेटा के लिए पे कर दे इन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को, तो इससे आप सोचो इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है। और इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती तो लोग ई सर्विसेज को अवेल करना शुरू कर देते, और इससे हमारा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव वो सक्सेसफुल हो जाता। सो इन शॉर्ट, over emphasis on net neutrality is hampering success of digital India. It is not allowing delivery of e-services or electronic services. Nevertheless, you must keep in mind that net neutrality principle has been followed in India by internet service providers according to TRAI regulations. तो अभी तक तो हम लोग नेट न्यूट्रलिटी फॉलो कर रहे हैं, भले उसके चाहे कितने भी क्रिटिसिज्म हो, लेकिन अभी तक हमारे देश में नेट न्यूट्रलिटी की प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन कुछ एक एक्सपर्ट्स का मानना है कि विद दिस न्यू कोलैबोरेशन बिटवीन फेसबुक एंड रिलायंस, नाउ देयर इज ए ह्यूज चांस that net neutrality principle might get breached। दोनों इतनी बड़ी टेक जाइंट्स हैं, दोनों के पास बहुत लार्ज कस्टमर बेस है, और एक बार जब दोनों कोलैबोरेट कर लेंगे तो इनके कॉम्पिटिटर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। सो इट विल क्रिएट अ मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इन द टेलीकॉम सेक्टर मार्केट, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दीज टू कंपनीज विल फाइंड वन वे और द अदर टू वायलेट प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी। बस जियो एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बच जाएगा, और फेसबुक एंड व्हाट्सअप नो डाउट इज़ यूबिक्विटस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो वैसे हालात में कोई एक नई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इमर्ज हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड विदाउट आवर ओन अंडरस्टैंडिंग हम इसको फील भी नहीं कर पाएंगे, बट द प्रिंसिपल ऑफ नेट न्यूट्रलिटी माइट गेट वायलेटेड, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा गया है। उसके अलावा देयर इज ऑल्सो सीरियस थ्रेट ऑफ ब्रीच ऑफ डाटा प्राइवेसी। इन दोनों ही कंपनियों का इंडिया में बहुत ह्यूज कस्टमर बेस है। दोनों कंपनियों का अगर कस्टमर बेस को के नंबर्स को मिला दिया जाए, देन दैट इज़ इन एक्सेस ऑफ 80 करोड़, और 80 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर इन दोनों कंपनियों के। नाउ व्हेन दे कम टुगेदर, नेचुरली देयर विल बी चांस ऑफ लीकेज ऑफ डेटा, ब्रीच ऑफ डाटा प्राइवेसी। इतने सारे लोग व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, चैट करते हैं, फेसबुक पे अपने इतने सारे डेटाज वो सबमिट करते हैं। सो ऑल सच डेटाज माइट बी लीक्ड
टू जियो, ऐसा अप्रीहेंशन लिखा गया इस आर्टिकल में। और इस तरीके से जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है उसकी डेटा प्राइवेसी जो है वो थ्रेट में आ जाएगी बिकॉज ऑफ दीज टू जाइंट्स कमिंग टुगेदर, एंड ओनली दीज टू विल बी द सर्विस प्रोवाइडर टू द मेजॉरिटी ऑफ द सेगमेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। और इस कारण से जो इंडिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन उन सब के डेटा एक पर्टिकुलर जगह पे रिकॉर्ड हो जाएंगे, एंड दैट विल पुट एंटायर इंडिया टू सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। अगर वो डेटा इनके हाथों से कहीं बाहर लीक हो गई देन दैट कैन पुट एंटायर इंडिया टू सर्टेन सिक्योरिटी थ्रेट, and breach of data privacy will hamper the right to privacy of an individual, and now right to privacy is a fundamental right। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है that there is no separate law in India that provides protection to personal data। The next article is taken from international segment. It is about crude oil price crash. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. So एक बार जरा बैकग्राउंड समझते हैं। इससे रिलेटेड आर्टिकल भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जहाँ मैंने आपको बताया कि अमेरिकन मार्केट में क्रूड ऑयल प्राइस बिल्कुल क्रैश कर चुका है, एंड इट हैज़ मूव्ड इन नेगेटिव जोन। मतलब उसके लिए द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू पे प्राइस। तो जो अमेरिकन मार्केट है क्रूड ऑयल के लिए उसका नाम है, टेक्निकल नाम है, आप न्यूज़पेपर में भी सुनते रहते होंगे, उसका टेक्निकल नाम है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, शॉर्ट में उसको WTI क्रूड ऑयल मार्केट कहते हैं। और इस WTI क्रूड ऑयल मार्केट में ही प्राइस क्रैश कर गया है। और एक बात आपको और समझनी कि इन सारे मार्केट्स में फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। मतलब आज के टाइम में डील होती है कि मई में या जून के डेट में हर फ्यूचर के डेट में ट्रेडिंग होती है कि उस तारीख को डिलीवरी होगी और उस तारीख पे क्या प्राइस होगा। सो एक बात आपको ध्यान रखना है कि फ्यूचर में मई और जून के प्राइसेस नेगेटिव में गए हैं, इट्स नॉट द करेंट प्राइस। And West Texas Intermediate is the market for crude oil sourced from US oil fields primarily in Texas, Louisiana and North Dakota। सो इन सारे स्टेट्स के ऑयल फील्ड से जो ऑयल निकाल के आता है वो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट मार्केट में बेचा जाता है। एंड एज आई टोल्ड यू द प्राइसेस हैव क्रैश्ड इनटू नेगेटिव जोन फॉर फ्यूचर ट्रेड इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। प्रेजेंट बिल्कुल आज का डेट का प्राइस अभी नेगेटिव में नहीं है, बट फ्यूचर में मई और जून का प्राइस एक बार के लिए नेगेटिव में चला गया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी। Now we should understand why Indian crude oil importers are not exploiting the situation। आखिर हम मेजॉरिटी हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट है क्रूड ऑयल का वो हम इंपोर्ट करके मीट करते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट 83% ऑफ इंडियाज़ क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट इज़ मेट थ्रू इम्पोर्ट। तो इस सिचुएशन को हम ग्रैब क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं हम ज़्यादा क्रूड ऑयल अमेरिकन मार्केट से इम्पोर्ट कर रहे हैं? इससे रिलेटेड एक कॉज मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। आई टोल्ड यू दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी हाई if we import crude oil from US market, because as you can see the sea distance from US to India is quite large as compared to our traditional suppliers, that is West Asia। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो एक फैक्टर है ही जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं दैट इज़ हिंडरिंग अस फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द सिचुएशन इन आवर फेवर। जो पहला कारण है वो है आवर ओन स्टोरेज कैपेसिटी। हमारे पास खुद की इतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है कि हम बहुत सारा क्रूड ऑयल यूएस से ख़रीद लें और इंडिया में स्टोर करके रख लें फॉर आवर फ्यूचर रिक्वायरमेंट। सेकेंड इज़ द क्वालिटी ऑफ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल इज़ नॉट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन रिफाइनरीज। तो हमारी रिफाइनरीज का एक अपना स्टैंडर्ड है और अपना उनका एक प्रॉपर सिस्टम है, और उसमें वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल को प्रोसेस कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तीसरा, द डिमांड ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक डीजल एंड पेट्रोल इज़ वेरी लो इन इंडियन मार्केट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। वैसे हालात में बहुत सारा क्रूड ऑयल हम खरीद के करेंगे क्या जब इंडियन मार्केट में डिमांड ही नहीं है। सो दीज आर 4 फैक्टर्स दैट आर नॉट अलाउिंग अस टू ग्रैब द सिचुएशन वेयर द प्राइसेस ऑफ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल हैज़ क्रैश्ड इनटू नेगेटिव जोन। The next article is taken from national segment. It is about sugar price crash, and this topic is again important from our paper 4 Indian economy point of view। इस आर्टिकल में साफ साफ यही बताया गया है कि अब क्रूड ऑयल प्राइस क्रैश होने के बाद इंडिया के अंदर शुगर प्राइस भी क्रैश होने वाले हैं। तो इसको ज़रा समझते हैं आखिर क्यों।
इस बात को समझने के लिए पहले हमें शुगर की प्रोसेसिंग समझनी होगी, आखिर चीनी हमारे यहाँ पे शक्कर बनता कैसे है। तो शुगर प्रोसेसिंग को अगर हम देखा जाए तो ऑफ कोर्स इट इज़ मेड फ्रॉम शुगर केन। तो शुगर केन को हम प्रोसेस करने के लिए शुगर मिल्स में भेजते हैं। शुगर मिल्स में इसको दो तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है। एक तो इसको प्रोसेस करके, इसको बीट करके, इसको कट करके, प्रोसेस करके हम शुगर बना सकते हैं। दूसरा, इसी शुगर केन से हम इथेनॉल भी बना सकते हैं। सो ये दो प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं फ्रॉम शुगर केन। और ये इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है इन ब्लेंडिंग विथ सम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल। तो पेट्रोल और डीजल के साथ थोड़ा सा इथेनॉल मिला करके हम क्रूड ऑयल की तरह बेच सकते हैं। और इंडिया की एक बायोफ्यूल पॉलिसी भी है। ऑलरेडी मैं ये बायोफ्यूल पॉलिसी इंडिया की डिस्कस कर चुका हूँ, बायोफ्यूल पॉलिसी ऑफ 2018 दैट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल बाय 2030। तो जो भी हमारा पेट्रोल हम खरीदेंगे अब उनमें कम से कम 20% इथेनॉल होना चाहिए। और ये इथेनॉल का सोर्स मैंने आपको बताया, ये शुगर केन होता है। सो इंडिया के अंदर बहुत हद तक अब ब्लेंडिंग होती है। अभी तक हमने 20% का लेवल तो अचीव नहीं किया है, लेकिन ऑन एन एवरेज 7 to 8% इथेनॉल इज़ ब्लेंडेड विथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लाइक डीजल एंड पेट्रोल इन आवर कंट्री। लेकिन अब हुआ क्या है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्रैश हुए हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि शुगर के प्राइस भी क्रैश करेंगे इन आवर कंट्री, एंड नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, इट विल क्रैश अक्रॉस द वर्ल्ड। कारण शुगर के डिमांड तो है नहीं मार्केट में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अक्रॉस द वर्ल्ड। द रेस्टोरेंट्स आर नॉट वर्किंग एंड दैट इज़ वाई शुगर इज़ लेस इन डिमांड। प्लस पीपल आर अवॉइडिंग शुगर प्रोडक्ट्स लाइक आइसक्रीम बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन। तो शुगर प्रोडक्ट्स कोई खाना भी नहीं चाहता है आज के टाइम में। और जहाँ पे उनका मेजर कंजम्पशन होता है रेस्टोरेंट्स वगैरह में, स्वीट शॉप्स में, वो सारी की सारी दुकानें अभी बंद हैं। और डिमांड ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज़ ऑल्सो लो, लाइक पेट्रोल और डीजल के डिमांड भी नहीं है। और जब पेट्रोल डीजल का डिमांड नहीं है तो नेचुरली जो भी हमारे पास क्रूड ऑयल बचा है उसको डायरेक्ट प्रोसेस करके हम मार्केट में बेच रहे हैं। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ ब्लेंडिंग इथेनॉल इन पेट्रोल एंड डीजल। ब्लेंडिंग तो हम इसलिए करते हैं कि हम पेट्रोल और डीजल को बचा सकें और थोड़ा बहुत उसमें इथेनॉल मिला सकें, क्योंकि एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं आती है व्हेन वी पुट इथेनॉल इन पेट्रोल एंड डीजल। लेकिन हाल फिलहाल में हमारे पास बहुत सारा क्रूड ऑयल स्टोरेज में है। सो ऐसे हालात में देयर इज़ नो पॉइंट इन ब्लेंडिंग इथेनॉल विथ पेट्रोल एंड डीजल। तो ब्लेंडिंग को भी कम कर दिया गया है। और जब ब्लेंडिंग कम कर दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि entire sugar cane is now being used to produce sugar rather than producing ethanol. तो इथेनॉल प्रोडक्शन को कट कर दिया गया है and entire sugar will be used to produce sugar. And when entire sugar cane will be used to produce sugar, naturally there will be increase in production of sugar in our country in this year. And when there will be huge increase in production of sugar in our country this year, the price of sugar cane will crash in Indian market. And similar phenomena can be observed globally with respect to sugarcane price and sugar price. The next article is taken from Assam segment. It is about Ambubachi Mela. Corona forces cancellation of Ambubachi Mela. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam culture. ऐसा कि आप ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ ही सकते हैं। अम्बुबाची मेला इस साल का कैंसिल कर दिया गया है बिकॉज ऑफ ऑनगोइंग लॉकडाउन। और रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है दैट अम्बुबाची मेला हैज़ बीन कैंसल्ड। अदरवाइज आज तक कभी ऐसा रिकॉर्डेड हिस्ट्री में तो हुआ नहीं है कि अम्बुबाची मेला कैंसिल कर दिया गया हो। अम्बुबाची मेला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। अम्बुबाची मेला सिंबलाइजेज द फर्टिलिटी कल्ट ऑफ गॉडेस कामाख्या। हियर there is no idol in the temple. The goddess is worshipped in the form of yoni like stone over which a natural spring flows. The festival is also known as Mahakumbh of the East as it draws lakhs of devotees from all over the world. Significance of मेला, ये मेंस में लिखने को आ सकता है कि what is the significance of अम्बुबाची मेला। इसको जरा सा ध्यान से समझना। The ritualistic fair celebrating the goddess
period is one of the reason why the taboo associated with the menstruation is less in Assam as compared with other parts of India. तो as you must be knowing, menstruation is considered to be a taboo in India. इसी कारण से साउथ के अंदर केरला स्टेट के सबरीमाला टेम्पल में विमेन एंट्री अलाउड नहीं है. इस तरह के कई सारे टेम्पल्स हैं जहाँ पे विमेन आर नॉट अलाउड टू एंटर ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन फेज. तो मेंस्ट्रुएशन इज़ नो डाउट कंसिडर टू बी अ टैबू इन इंडिया. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस अम्बुबाची मेला एंड ओवरऑल गॉडेस कामाख्या हु इज़ कंसिडर टू बी वेरी होली इन एंटायर असम, womanhood is celebrated in Assam and menstruation is not considered to be a taboo in Assam. In fact, womanhood को celebrate किया जाता है असम में and there is a ritual called as Tuloni Biya, means small wedding during the time of attainment of menstruation cycle. So womanhood is celebrated because of such rituals in Assam. This is the significance, cultural significance, and Ambubachi Mela serves as an occasion to promote awareness on मेंस्ट्रुअल साइकिल. इस हिल का नाम भी याद रखना, नीलाचल हिल, जिस पे ये पूरा का पूरा कामाख्या टेम्पल बना हुआ है. In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC prelims 2020, today we'll cover topic number 216 to 220. Topic number 216 is Inflation Expectation Survey of Household. The survey is conducted at bi-monthly interval by Reserve Bank of India. It provides directional information on near-term inflationary pressure as expected by the respondents and may reflect their own consumption pattern. Hence, they should be treated as household sentiment on inflation. सरल शब्दों में हर 2 महीने पे एक सर्वे करती है RBI, जिसमें लोगों का ओपिनियन मांगती है अबाउट इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन से उनके जीवन पे क्या असर पड़ा है, और उस सर्वे का नाम है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स. Topic number 217 is capital conservation buffer. This capital conservation buffer is all determined by RBI based on Basel III norms. It has been applied to increase banks' resilience to losses. It is mandatory capital that financial institutions are required to hold above minimum regulatory requirement. देखो ये norms कैपिटल कंजर्वेशन बफर नॉर्म्स में ऑलरेडी अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस कर चुका हूँ. इस साल ये इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए इस टर्म का ध्यान रखना. अकॉर्डिंग टू दिस कैपिटल कंजर्वेशन बफर नॉर्म, बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड about 2.5% risk-weighted assets in the form of common equity over and above capital adequacy ratio of 9%. Please attempt this topic. Please attempt this question on the basis of this particular topic. टॉपिक नंबर 218 इज़ अबाउट प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. तो आपको पता है कि हमारे जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको एक सर्टेन सेक्टर में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोन देना ही होता है. 40% ऑफ देयर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी हैज़ टू बी गिवन और नेट लोन हैज़ टू बी पास टू द प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. तो कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हैं, एरियाज़ हैं, उनके नाम आपको याद रखना चाहिए फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो दीज आर 8 सेक्टर्स अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. दे आर एग्रीकल्चर, MSME सेक्टर, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर्स करके भी एक सेक्टर है. एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज इंक्लूडेड अंडर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी. हेल्थ केयर एज होल इज नॉट पार्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, लेकिन बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह बनाना, दैट कम्स अंडर दिस सेगमेंट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. सो हॉस्पिटल बनाना एक तरह का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएगा, लेकिन इंटायर हेल्थ केयर इज नॉट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. इस बात का ध्यान रखेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस आइडिया प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. टॉपिक नंबर 219 इज अबाउट डिजिटल पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री. इट विल कैप्चर लोन इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट बोरोवर्स एंड वर्क एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर. इट विल कैप्चर लोन इंफॉर्मेशन. It will provide access to various stakeholders in the finance industry and enrich existing credit information ecosystem. Useful credit information will help the banks to reduce bank loans. सरल शब्दों में एक बड़ी सी डेटा बनाई जाएगी, क्लाउड डेटा बनाई जाएगी, जहाँ पे किसने कितना लोन ले रखा है, उस पर किसने क्या डिफ़ॉल्ट कर रखा है, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, जिसकी मदद से बैंक्स को बचाया जा सकेगा, बैंक्स को प्रायर इन्फॉर्मेशन दिया जा सकेगा, ताकि बैंक्स ऐसे लोगों को लोन ना दे जो ऑलरेडी डिफ़ॉल्टर्स हैं.
That is the simple meaning of digital public credit registry, and this digital public credit registry has been set up by RBI on the basis of recommendation given by YM Devasthali committee. Please attempt this question on the basis of this topic. Topic number 220 is about Indian Postal Payment Bank. Indian Postal Payment Bank is wholly owned subsidiary of Department of Post, but it will be governed by the RBI as it is a payment bank. It will accept deposits, offer remittance service and mobile banking, but it will not provide services such as insurance, mutual fund itself, but instead it gives access to third party services such as insurance and mutual fund. Please attempt this question on the basis of this topic. This is the answer of question number 211 to 215 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question, that is question number 216 to 220, can be attempted by you people, and you can give your answer in the comment section. We will be sharing the answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.